नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी अस्थमा के स्टेजेस के बारे में कि अस्थमा किस किस लेवल पे आप उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप अस्थमा को पहचानेंगे उतनी ही जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और उतनी ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। तो अस्थमा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। तो अगर हम समझ पाएंगे कि किस लेवल पे हैं हम, या अस्थमा है भी या नहीं, या अस्थमा का टेस्ट करवाने अगर हम जाएंगे तो एटलीस्ट हम ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर पाएंगे और उसका हमें जो निजात है, जो उससे हमें आराम मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा जल्दी, और आपका रिवर्स कर पाएंगे आप अस्थमा को। जी हाँ, अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, स्टेजेस की बात करते हैं, तो अस्थमा मेनली 4 स्टेजेस का होता है, 4 लेवल्स का होता है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब अस्थमा शुरू हो रहा है तो उसकी वो फर्स्ट स्टेज होती है। इसको हम इंटरमिटेंट स्टेज या फिर स्टार्टिंग फेज बोल सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो जस्ट अभी अभी जिनको अस्थमा हुआ है उनकी ये स्टेज होती है और इसमें आपको कोई सीवियर साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट अस्थमा है भी या नहीं ये पहचानना मुश्किल होता है और पेशेंट्स में बहुत ही हल्की फुल्की खांसी, जुकाम या हल्का फुल्का रेस्टलेसनेस होता है। इनफैक्ट अगर जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है स्पायरोमेट्री टेस्ट एस्थमेटिक पेशेंट्स में जो हम करवाते हैं, जब आप वो भी करवाते हैं तो उसमें कोई फाइंडिंग्स मिलती नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं, ज़्यादातर पता नहीं चल पाता है कि उन्हें अस्थमा है भी या नहीं। सेकेंड होती है आपकी माइल्ड स्टेज। मतलब नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। हल्के साइन एंड सिम्टम्स आपको इसमें क्लियरली पता चल जाएंगे। क्या होते हैं वो साइन एंड सिम्टम्स? ऑफकोर्स सांस का फूलना, खांसी आना, थोड़ा सा थकावट होना, नॉर्मल काम ना करने में मन ना लगना और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हल्का हो जाना, कम हो जाना। तो ये सारे स्टेजेस आपको माइल्ड मिलने लग जाते हैं माइल्ड स्टेज में, यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ अस्थमा में। इन स्टेजेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप जितनी जल्दी अपने अस्थमा को पहचानेंगे उतनी जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे शुरू और उतनी ही जल्दी आपको रिलीफ मिल पाएगा और आप अस्थमा को वहीं पे स्टॉप कर पाएंगे या रिवर्स कर पाएंगे। तो सेकेंड स्टेज में आपको इसके हल्के सिम्टम्स मिलते हैं, यानी कि आप जब स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाएंगे तो उसमें भी माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आएगा। हल्का सा आपको बलगम मिल सकता है, खांसी मिल सकती है, हफ्ते में 1 या 2 बार आप खांसते हैं, आपको सांस भी बहुत हल्की फूलती है, नॉर्मल काम आप कर पा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर कोई बहुत प्रभाव पड़ता है, आप नॉर्मल काम कर पाते हैं। तो ऐसी स्टेज में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके टेस्ट करवाते हैं, उसमें आइडेंटिफाई होता है कि आपको अस्थमा है और उसमें माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। इस टाइम पे भी आप अपना अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपकी सिचुएशन बेटर हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही हल्के फुल्के लक्षण हैं, ज़्यादातर ये अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। लोग इसे समझते हैं कि नॉर्मल सर्दी बुखार हुआ होगा, नॉर्मल आपका जो वेदर चेंज है या किसी और वजह से, एक्सर्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये ज़्यादातर अनडायग्नोज्ड रह जाता है और ये स्टेज अब पहुंचती है थर्ड स्टेज में, जिसका नाम होता है मॉडरेट स्टेज। मतलब नाम से ही इसमें क्लियर है कि अब आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अब आपकी जो श्वास नली है वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है और मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। इस केस में आपका सांस लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, खांसी आपकी बढ़ के 2 से 3 बार हो जाती है हफ्ते में, आपको बलगम बनने लगता है, नॉर्मल आपकी जो दिनचर्या है वो आप अच्छे से लीड नहीं कर पाते हैं, आपको अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। स्टेज में जब आप स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाते हैं आपको मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आता है। आप अपने डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वहाँ आपको इन्हेलर्स दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ आपको नेबुलाइजेशन के लिए बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि इस स्टेज में आप इन दवाइयों के साथ में अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये कंडीशन अगेन आप सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, थोड़ा सा आराम देती है, उसी समय आराम देती है और आप उन मेडिसिन के साथ अपनी लाइफ को लीड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही इन्हेलर लेते हैं थोड़ा सा आराम मिल जाता है, आप उसे भूल जाते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी और आप अपनी दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं, दिनचर्या करना फॉलो शुरू कर देते हैं।
अगेन इस स्टेज पे भी अगर आपने अपनी कंडीशन को समझ लिया और आपने उसके लिए जो एहतियात बरतनी चाहिए थी, जो ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए थे वो लिए, तो आप अपनी कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं सीवियर कंडीशन में जाने के लिए। जी हाँ, फोर्थ स्टेज हमारी होती है सीवियर कंडीशन। अगर आपकी अस्थमा अनकंट्रोल्ड रही, इसको आपने क्लियरली डायग्नोज नहीं कर पाए, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये कंडीशन पहुंच जाती है सीवियर कंडीशन में। इस कंडीशन में सारे साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। आपकी जो रूटीन है आप उसे नहीं फॉलो कर पाते, इनफैक्ट 4-5 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है, टॉयलेट बाथरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। तो आपकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं बिल्कुल ही बाधित हो जाती हैं। इनफैक्ट जो आप इन्हेलर्स ले रहे थे, नेबुलाइजर्स ले रहे थे, मेडिसिन्स ले रहे थे, स्टेरॉइड्स तक शुरू कर देते हैं आपके डॉक्टर्स, उसके बावजूद आपको आराम नहीं मिल पाता, क्योंकि ये आपको, आपके लंग्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो चुके हैं, फाइब्रोसिस हो चुकी है, हार्डनिंग हो चुकी है, लंग्स जो आपके रुई की तरह थे सॉफ्ट, वो अब हो चुके हैं हार्ड। तो यहाँ पे गैस का जो आना जाना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो काफ़ी हद तक बाधित हो जाता है और ये कंडीशन काफ़ी वर्सन हो जाती है। तो इस कंडीशन को मैनेज करना ही सिर्फ पॉसिबल है, रिवर्स नहीं कर पाते आप, और आपकी कंडीशन, आप नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना असंभव सा हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि स्टेजेस को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी कंडीशन को समझना, जिस स्टेज पे आप ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ उसको उतनी ही जल्दी आपको करना चाहिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, एलोपैथी में इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ है, आपको जड़ से प्रॉब्लम नहीं ख़त्म की जा सकती। यहाँ पे आपके एयरवेज को डायलेट करना, बलगम को बाहर निकालना, बस इतनी ही चीज़ें हो सकती हैं, और आपकी जो सूदिंग मसल्स हैं उनको और सूद कर देना, आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उन्हें आराम पहुँचाना ही बस इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ दे पाती हैं एलोपैथिक मेडिसिन। रिवर्सल बहुत हद तक मुश्किल है। तो अगर हम बात करें कि क्या ट्रीटमेंट किया जाए, कहाँ जाया जाए, किस तरीके से अपनी हेल्प की जाए, तो जी हाँ, आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा जड़ पे काम करता है, कॉज पे काम करता है। आयुर्वेद में सारी डिटेल्स ली जाती हैं कि आपको ये परेशानी हुई तो हुई क्यों, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, या आपको कोई खाने पीने की प्रॉब्लम है, या एलर्जीज़ हैं आपको किस तरीके की, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इम्यूनिटी पे काम किया जाता है। जब आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो रही है, आपकी जो कंडीशन है वो बेटर हो रही है। आपको इन्हेलर्स जो आप रेगुलरली 2 बार 3 बार अपने दिन में लेते थे, नेबुलाइज करते थे, आप मेडिसिन लेते थे, स्टेरॉइड्स लेते थे, उसे लेने की ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है और कंडीशन दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। उसका एक मूल मंत्र है कि आयुर्वेद रीजंस पे काम करता है, कॉज पे काम करता है, आपकी जड़ पे काम करता है। तो जब आपकी रीजनिंग को हमने सॉल्व कर दिया, कॉज को हमने इवैक्यूएट कर दिया, मतलब हटा दिया, तो ऑब्वियसली आपको आराम मिलेगा, आपको बेहतर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। अगर आपको आयुर्वेद के थ्रू अपने अस्थमा को ठीक करना है, अपने अस्थमा से निजात पाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए हुए नंबर्स पे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरी आप हमें पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से नई इन्फॉर्मेशंस लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।